गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों को जो चैप्टर देखना है वो है बिहार बोर्ड का 12th के पोएट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर, सेकेंड पोएम है ये, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये बिहार बोर्ड के लिए है, बाकी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नहीं देखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख भी सकते हैं नॉलेज के लिए। चलिए आइए, आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। चलिए मैं फिलहाल आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोई भी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग टाइटल के बारे में जानेंगे। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? टाइटल के बारे में, कि आखिर जो चैप्टर का नाम है वो नाम क्या है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद तब हम लोग जानेंगे अबाउट द ऑथर। याद होगा आपको, मैंने ये चीज़ बताया था कि यही तरीका होगा हमारे पढ़ने का। टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब गीत। कौन सा गीत? तो वो गीत, वो धुन जो एक म्यूजिक की तरह आपके मन में काम करे, जो आपके मन को मुग्ध कर दे। आपको मतलब आप अगर कभी निराश बैठे हैं तो आपके मन को एक इक्विलिब्रियम पे ला दे, मतलब आप नॉर्मल हो जाएं। कहने का क्या मतलब है, म्यूजिक हर तरह का होता है। तो यहाँ पे सवाल है कि एक सॉन्ग की बात हो रही है। कभी भी फिल्म में जो चलाया जाता है वो सब सॉन्ग की बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पर बात हो रही है एक धुन की जो हमारे जीवन को क्या कर दे, इक्विलिब्रियम में ला दे, मतलब एक नॉर्मल सा हम बिहेव करने लगे। तो यहां पर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ कौन सा गीत? खुद का गीत। अब कहने का मतलब है कि इंसान को, हर किसी को जीवन जीने के लिए एक एक्सटर्नल म्यूजिक की जरूरत पड़ती है। तो जब भी अगर आपको जीवन जीने के लिए एक्सटर्नल म्यूजिक की ज़रूरत है तो आपके जीवन में बहुत तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आपको हर खुशियां कहीं और से मिलती है, तो जाहिर सी बात है अगर वो ब्रेक हो गया तो आप दुखी हो जाएंगे। तो ऑथर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। वॉल्ट विटमैन। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके अकॉर्डिंग, इनका मानना है कि अगर जीवन जीना है ना तो खुद में जीना सीखो। एक म्यूजिक ढूंढो, एक गीत ढूंढो, जी कौन सा हो, कहाँ का हो, तो वो खुद का हो। खुद के अंदर में एक म्यूजिक ढूंढो। आइए हम लोग थोड़ा सा वॉल्ट विटमैन के बारे में जानते हैं, है ना। वॉल्ट विटमैन के बारे में जानेंगे तो इस पोएम को पढ़ने में और मजा आएगा। इनका नाम क्या है जरा बताइए? वॉल्ट विटमैन। इनका जन्म कब हुआ? तो 1819 में। कहाँ जन्म हुआ इनका? तो 1819 में। कहाँ पर? सॉरी, वॉल्ट विटमैन कब जन्म हुआ? तो 1819 में। और कहाँ? तो वेस्ट हिल्स, वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, अमेरिका। यहां जन्म हुआ इनका। और इनके फादर का नाम मैं आपको बता दूं, वॉल्टर विटमैन। बिहार बोर्ड के बच्चे, आप ये बात हमेशा याद रखना कि अबाउट द ऑथर जो मैं लिखवाता हूँ इतना डिटेल में, उसके पीछे रीज़न है कि आपके अबाउट द ऑथर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेंगे कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब आप इनकी मदर का नाम बताओ। तो इनकी मदर का नाम है लुइसा वैन वेल्सर विटमैन। आप इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे जो भी पूछा जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो इतना में से कुछ भी एक ऐसा याद रखना जिससे आपको याद रहे उनका नाम। अब ये नहीं कि विटमैन याद कर लेना, इस तीनों में से कोई एक याद रखना। लुइसा याद रखना, कोई एक से नहीं होगा, ध्यान रखना। याद पूरा करने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रखना कि कुछ ऐसा नाम था इनका। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, इनके लाइफ की एक स्टोरी कहाँ से शुरू होती है जरा ध्यान से देखना। 1819 में जन्म हुआ है, 1855 में, ध्यान से देखो इधर, 1855 में इन्होंने एक पोएम का सीरीज लिखा था, एक बुक लिखा था, लीव्स ऑफ ग्रास। क्या लिखा था इन्होंने? लीव्स ऑफ ग्रास कंपोज किया था। जरा ध्यान से देखना एक बात, 1855, लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड 1855 में। फर्स्ट था ये, फर्स्ट एडिशन था, पहला एडिशन था ये 1855 में। फर्स्ट एडिशन लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ? तो 1855 में। ओन एक्सपेंस, ये भी आप याद रखेंगे कि उनके खुद के खर्चे पर, ओन एक्सपेंस। और इसमें नंबर ऑफ पोएम्स कितने थे? तो आप ये भी याद रखोगे कि नंबर ऑफ पोएम्स थे इसमें 12। मैं आपको बता दूं कि ये बचपन में 12 साल के जब थे, इस टाइम में ये कारपेंटर का भी काम करते थे अपने फादर के साथ।
फिर बाद में एडिटर का भी काम किए, 2-3 बार टीचिंग भी शुरू किए और छोड़ दिए, टीचर का भी काम किए। फिर वॉलंटियर नर्स का भी काम किए, वॉलंटियर नर्स सिविल वॉर के दौरान, याद रखेंगे ये बात भी, सिविल वॉर के दौरान वॉलंटियर नर्स का भी काम किए। फिर ये एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क का भी काम किया उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफिस में उन्होंने एक क्लर्क का भी काम किया। और फाइनली आपको तो पता है कि ये आपके पोएट हैं ही। ध्यान से देखिए, 1855 लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन ओन एक्सपेंस, खुद के खर्चे पे इन्होंने ये क्या किया, पब्लिश करवाया, पब्लिश्ड। बच्चे मैं आपको बता दूं, इनके इस सीरीज को काफ़ी बायकॉट किया गया और इनको बहुत ही सुनना पड़ा, मतलब बहुत ही क्रिटिसाइज किए गए। क्रिटिसाइज्ड फॉर व्हाट, क्या चीज़ के लिए? अब एक बात बताओ, फॉर व्हाट, क्या चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया? तो क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसमें जो पोएम्स इन्होंने लिखे उसमें ओपनली सेक्स के बारे में चर्चा कर दी उन्होंने, ओपनली सेक्स के बारे में चर्चा कर दी उन्होंने। काफ़ी इमोरल बातें भी की, मतलब नैतिकता के खिलाफ, है ना, मॉरलिटी के खिलाफ उन्होंने बातें की जो मॉरल नहीं थे। सामाजिक सोशल चीज़ों के भी अगेंस्ट उन्होंने बात की। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ मैं जान रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, वो मुझे लिखने का पूरा हक है। हालांकि इसके बाद इनको गवर्नमेंट जो जॉब था इनका क्लर्क का, उससे उनको निकाल दिया गया। लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई इनकी, एक तरह से देखा जाए तो। काफ़ी मन में क्या है, एक मन में कंप्लेन है सबके प्रति कि तुम मुझे बायकॉट कर रहे हो, तुम मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो फॉर व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया है इसके लिए तुम मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। गलती तो ढूंढो, गलती ढूंढो कि क्या है मेरी। वो एक कंप्लेनिंग नेचर के हो जाते हैं, लोगों से कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर ये पोएम आता है हमारा, क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या पोएम आता है हमारा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बच्चे याद रखोगे ये, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यही आया हमारा पोएम निकल करके। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसमें जो लिखा हुआ है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। फर्स्ट एडिशन प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ, खुद के खर्चे पर, नंबर ऑफ पोएम्स कितने थे? 12। अब पूछा जाएगा आपसे कि आखिरी एडिशन, लास्ट एडिशन कब प्रिंट हुआ? अब एक बात बताऊं आपको, लास्ट एडिशन जरा ध्यान से देखो, इन्हें अपने इस वर्क से कभी संतुष्टि मिली ही नहीं, ये इसको रिवाइज करते गए, रिवाइज करते गए, रिवाइज करते गए। 1892 जिस साल इनकी मृत्यु हुई, हाँ देखो जी बच्चे, लास्ट एडिशन जिस साल इनकी मृत्यु हुई उस साल इनका लास्ट एडिशन पब्लिश हुआ 1892 में। नंबर ऑफ पोएम्स जानते हैं कितने थे इसमें? नंबर ऑफ पोएम्स थे 400। मन में सवाल लाना भी मत कि खुद के खर्चे पे इन्होंने प्रिंट कराया होगा, पब्लिश कराया होगा, ना 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 ना, भूल जाओ। तो ये थी इनकी स्टोरी, इनकी लाइफ। अब देखो, एक कंप्लेन भरा एक पोएम है, लोगों से अपील करते हैं, लोगों को बताते हैं, पहले शुरुआत में कुछ लेसन बताते हैं, कुछ एक मैसेज देते हैं सबको, अपने देश के लोगों को, अपने कंट्रीमैन को कुछ मैसेज देते हैं। फिर उसके बाद कंप्लेन करते हैं, बताते हैं कि आखिर क्यों सबने बायकॉट किया, क्यों आपको लगता है कि मैं गलत हूं। फिर उसके बाद आखिरी में एक चेतावनी देते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जिस तरह लिख रहा हूं उसी तरह लिखता रहूंगा। जिस तरह नेचर तुम्हारे कहने से, तुम्हारे अच्छा या बुरा फील करने से नेचर अपने आप को नहीं बदलता है, उसी तरीके से तुम्हारे बायकॉट करने से या तुम्हारे फेवर करने से या तुम्हारे अगेंस्ट जाने से मैं बदलने वाला नहीं हूँ। जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम में ऑथर स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, आई सिंग माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बेहतर होगा कि अगर आप अपनी बुक सामने रख लें तो और आपके लिए बेहतर है, लेकिन आप ध्यान से सुनो, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते चलता हूं। कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। आई सिंग माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब वो खुद में गाते हैं और खुद में जश्न मनाते हैं। गाते हैं का क्या मतलब? अब ये मत कहना कि गाते हैं मतलब आप माइक ले लेते होंगे, स्टेज पर चढ़ के गाना शुरू कर देते होंगे, ना, ये मत समझो। कहने का मतलब है कि एक धुन जो हर किसी के जीवन में चाहिए, अपने जीवन को इक्विलिब्रियम में ला करके, जिसको कहते हैं ना शून्य में चले जाना। कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे स्टेज में होते हैं, स्टेज क्या कहिए आप, एक स्टेट होता है, हर वक्त वो मूड नहीं होता है, एक स्टेट होता है जिसमें आप काफ़ी नॉर्मल फील करते हैं। मतलब ना आपको ज़्यादा गुस्सा आए,
है ना, न ज़्यादा आप खुशी पर ज़्यादा बिहेव करें, बहुत बढ़िया बिहेव करें, न दुखी होने पे ज़्यादा दुखी हो, एक इक्विलिब्रियम होता है अपने लाइफ का। कहते हैं आई सिंग माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, और वो जश्न भी खुद ही मनाते हैं। जरा ध्यान से सुनना कि कोई जश्न कैसे खुद मना सकता है, तो हाँ मना सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि आई अज्यूम यू शुड ऑल्सो अज्यूम, वट आई अज्यूम यू शुड ऑल्सो अज्यूम। मतलब जीवन में कुछ चीज़ों को वो मान लेते हैं कि हाँ आखिर हाँ, जब तक आप उन चीज़ों को अज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ पर अज्यूम का मतलब कुछ वो कहते हैं ना कि माना की संख्या बराबर, वो वाला अज्यूम नहीं है, कंसिडर करने वाला बात नहीं है यहाँ पर। अज्यूम मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना। क्या है यहाँ पर? एक्सेप्ट कर लेना। आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आप दुखी होते हैं। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लें तो आप दुखी नहीं होंगे। तो कहते हैं कि व्हाट आई अज्यूम यू शुड ऑल्सो अज्यूम, फॉर व्हाट, क्यों ऐसा, आखिर क्यों? तो कहते हैं फॉर व्हाट द एटम्स एज लॉन्ग एज बिलोंगिंग टू मी बिलोंग्स टू यू। कहते हैं कि जिस तरह से जो एटम मॉलिक्यूल से मैं बना हूं, ठीक है, उसी एटम मॉलिक्यूल से तुम भी बने हो। अब आप देखो, कुछ बच्चे करेंगे क्या, शैतानी मन में आपके चलेगा, तो सर डीएनए सबका अलग अलग होता है। बच्चे डीएनए की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहते हैं ना कि किस हार मांस के बने हो, मिट्टी से बने हो, पानी से बने हो, अरे भाई बने हो ना, तो सेम है ना, सबका मांस खून होता है ना भाई, हर किसी के शरीर में तो वही है ना। तो कहते हैं कि जिस तरह मैं कुछ चीजों को अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, उन चीजों को तुम क्यों नहीं अज्यूम कर सकते हो। तो कहते हैं कि व्हाट आई अज्यूम यू शुड ऑल्सो अज्यूम, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आई लोफ, वो घूमते हैं, मंडराते हैं। मंडराने का क्या मतलब? मंडराने का क्या मतलब? वो अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं, बाधा नहीं देते हैं अपनी जिंदगी को। कहते हैं आई लोफ, आई इनवाइट माई सोल, आई इनवाइट माई सोल। अब जीवन है, सबसे जरूरी क्या होता है, हम जीवन में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें किसी और का साथ चाहिए, हमें खुद का साथ जीना नहीं आता, हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं, हमें अपना साथ कैसे रखना है और अपने साथ को कैसे एंजॉय करना है। मतलब हमें एक कंपनी चाहिए होता है ना, तो वो खुद की कंपनी रखो खुद के साथ। मतलब अपने साथ किसका साथ चाहिए? खुद का ही साथ चाहिए। तो वो कहते हैं मैं आई इनवाइट माई सोल, वो अपनी आत्मा को इनवाइट करते हैं। आई इनवाइट माई सोल, अपनी आत्मा को इनवाइट करते हैं, तभी तो जश्न मनाते हैं, तभी तो खुश रहते हैं। कहते हैं आई लोफ, आई इनवाइट माई सोल। फिर कहते हैं आई लीन एंड लोफ, आई लीन एंड लोफ, यहां वहां यत्र तत्र घूमते हैं। एंड ऑब्जर्व द स्पीयर ऑफ समर ग्रास। अब ध्यान से सुनो, गर्मी का महीना है, आप शांत से ऐसे करके लेटे हुए हो घास पर, है ना। अब बताओ जरा एक बात कि हम लोग जैसे खुश रहते हैं, हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, उसमें घास की जो वो घास का जो पिक पॉइंट होता है ना, वो नुकीला पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्पीयर ऑफ ग्रास, वो चुभ रहा है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, हम लोगों से नहीं होने वाला ये चीज़। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद को जीना नहीं जानते हैं। ऑथर सिखा रहा है हमें, कहता है खुद को जीना सीखो, इस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। अब जरा ध्यान से देखो, वो कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि ये शरीर क्या चीज से बना है, ये मेरा शरीर क्या चीज से बना है। तो कहते हैं कि उन्हीं चीजों से बना है, उसी मिट्टी से, उसी पानी से बना है, उसी एयर से बना है जिससे तुम लोगों का बना है। सेम एयर है, सेम सॉइल है ना। एंड बॉर्न हियर ऑफ सेम पेरेंट्स ऑफ द सेम, और जन्म भी हम लिए हैं, तो वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिन भी सेम है। एक बात बताओ जरा, हमारे ऑथर हैं, उनकी सोच अलग हो गई। उनका मानना क्या हो गया? उनका मानना हो गया कि जो मैं जानता हूं वो मैं लिख सकता हूं, जो मुझे पता है वो मैं लिख सकता हूं, जो दुनिया में हो रहा है वो मुझे लिखने का हक है। ये इनकी सोच है। अब इनका कहना है कि अगर वो सोच मेरी अलग हो गई तो इसमें मेरी गलती कहां है? ये तो बताओ तुम मुझे कि इसके लिए मैं कहां तक रिस्पॉन्सिबल हूं और कैसे? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? अब एक बात बताओ, उन्होंने कोई स्पेशल कोर्स, एक स्पेशल डिग्री तो नहीं लिया है ना खुद को अलग करने के लिए। अरे साथ में पले बड़े हैं, अपने समाज में जहां सब रहते हैं वहीं पर वो भी रहते हैं, सबके साथ पले बड़े हैं, सबके साथ काम किए हैं, फिर भी उनकी सोच अलग है। तो कहते हैं कि इसके लिए मैं कहां तक रिस्पॉन्सिबल हूं, जरा मुझे बताओ आप। फिर वो कहते हैं क्रीड्स स्कूल्स इन एबियंस, कहते हैं कि विचारधारा जो इंसान को क्या करता है, बांटता है, वो धर्म हो, जाति हो,
क्रीड हो, मतलब कोई विचारधारा हो, अपनी एक सोच है, इंसान को क्या काम करता है, बांटने का काम करता है। पर हमारे ऑथर बांटने में बिलीव नहीं करते हैं, उस किसी भी आधार को नहीं मानते हैं जो आधार इंसान को बांटने का काम करता है। वो उस आधार को मानते हैं जो इंसान को बांटता है, लेकिन सिर्फ किस आधार पर? एकमात्र आधार है उनकी नजर में, गुड और बैड। कहते हैं आई एम 37 ईयर्स ओल्ड विद परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अभी तो मैं सिर्फ 37 साल का हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का आपका। अभी तो सिर्फ मैं 37 साल का हूं, 37 ईयर्स ओल्ड विद बेस्ट हेल्थ बिगिन, है ना, परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अभी तो शुरुआत है, सिर्फ क्या है ये? अभी सिर्फ शुरुआत है, परफेक्ट हेल्थ बिगिन एंड होप टू सीज नॉट टिल डेथ। और इनका मानना है कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये रुकेगा नहीं सिलसिला। और हकीकत भी है, आप देखिए कि इन्होंने रिवाइज करना कब तक नहीं छोड़ा, अपनी मृत्यु तक। आखिरी एडिशन कब पब्लिश हुआ? तो आखिरी एडिशन 1892 में पब्लिश हुआ, जिस साल उनकी मृत्यु हुई, है कि नहीं? कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड। वो क्या चीज में भरोसा करते हैं, क्या चीज में विश्वास करते हैं? वो कहां रहना चाहते हैं? तो उस विचारधारा में जीना चाहते हैं, उस आधार को अपनाना चाहते हैं जो इंसान को बांटता है। सिर्फ किस आधार पर? तो गुड, अच्छे और बुरे के आधार पर, और किसी विचारधारा में बांटने पर नहीं। कहते हैं आई विल स्पीक इन एनी हजार्ड, आई विल स्पीक इन एवरी हजार्ड। हाँ, कहने का मतलब चाहे वक्त कैसा भी हो, वो लिखना नहीं छोड़ेंगे। हर जिस तरह से विपत्ति आने पर नेचर, कहते हैं ना, नेचर विद ओरिजिनल एनर्जी विदाउट चेक, कहते हैं कि वो रुकेगा नहीं। उनका लिखना, उनकी राइटिंग रुकने वाली नहीं है। चाहे वक्त हालात कैसे भी हो, वो लिखना नहीं छोड़ेंगे। ये एक तरह से कहिए तो क्या है, डायरेक्ट थ्रेटनिंग है, धमकी दे रहे हैं कि तुमको जो करना है करो, मैं जिस तरह से लिखते जा रहा हूं वैसे ही लिखते जाऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको जो है, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप पहले भी ले चुके होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो अभी ले लीजिए। चलिए, आप वीडियो को, आप बच्चे, मैं एक बात आपको बताता हूं, आप देखते हो ना, पूरा आपको समझ में आता है, वीडियो को आखिरी तक देखते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो। मैं जानबूझ करके शुरू में नहीं बोलता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। अरे देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। जिसे जरूरत लगेगी, जरूरत होगी देखने की, और जिनके लिए जरूरी होगा वो लास्ट तक देखेंगे ही। और जो लास्ट तक देख रहे हैं, आप इसको शेयर करो, आप पहुंचाओ अपने हर फ्रेंड तक पहुंचाओ इसको। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।